हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी फिजिक्स क्लास में। तो आप देख रहे थे हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। वैसे मैं इसको पूरा करा चुका हूं, पर इसमें थोड़ा बहुत रिवीजन मैं आपको करवा दूं, क्योंकि आपने देखा था कि पोटेंशियल मीटर और उसके एप्लीकेशन बिल्कुल सब एक जैसे हैं। तो मैं आज इन सबको एक साथ इकट्ठा करके आपको दिखाना चाहता हूं ना। देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल मीटर विशेष, बाकी अड्डों को बात नहीं करूंगा। पोटेंशियल मीटर में अगर मैं जनरल चर्चा करूं, बच्चों ध्यान से देखना, तो पोटेंशियल मीटर में जो वायर होता है उस वायर की लेंथ होती है 10 मीटर। जो वायर है वो 10 मीटर लेंथ का बना होता है, और वायर बना होता है अलॉय, मैग्नीन, यूरेका या फिर कॉन्स्टेंटन का, है ना भाई। तो वायर होता है इसमें 10 मीटर लॉन्ग। कोई पूछे किसका, तो अलॉय का। और अलॉय का ही क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। तो जैसे करंट वगैरह फ्लो होगा, रेजिस्टेंस गर्म होगा, तो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उसे अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। इसके नीचे स्केल लगा होता है, वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। और ये वायर जो है वो 10 टर्नों में लगा होता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि 10 मीटर लंबा तो इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हर टर्न में एक थोड़ी सी लंबाई एक्स्ट्रा चलती है ना। प्राइमरी सर्किट बनाने का केवल और केवल एकमात्र यही तरीका है। आप एक बैटरी लें, एक आप की लें, और एक लें आप रियोस्टेट। बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी का नाम दे देंगे ईपी, प्राइमरी सर्किट की बैटरी है। की K1 और रियोस्टेट हो जाएगा अपना RH1। अब देखो, चाहे हेडिंग आप कोई सी पढ़ना, प्राइमरी सर्किट तो यही रहेगा, कतई बदलाव नहीं करना है। जब मैंने आपकी इसको वर्किंग पढ़ाई, हमने एक सेल लिया अननोन ईएमएफ का, ई डैश मान लो, कुछ भी मान लो यार, ई मान लो। इसका पॉजिटिव आपने कहां जोड़ा? ए पर, और नेगेटिव कहां जोड़ा आपने? गैल्वेनोमीटर के द्वारा, जॉकी से। कहां जोड़ा? जॉकी से। स्ट्रक्चर आप इसकी लिख सकते हो। वर्किंग कैसे काम करता है कि पहले आप, अभी तो बंद से काम चल जाएगा, की ऑन करोगे प्राइमरी सर्किट की, तो एस ऑन इन फिगर। ये बात आप याद रखें कि जो प्राइमरी सर्किट की बैटरी है, ये केवल प्राइमरी सर्किट में ही करंट फ्लो कर सकती है। इसकी वजह से सेकेंडरी सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सेकेंडरी सर्किट में करंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सेकेंडरी सर्किट में अलग से बैटरी लगानी होगी। और यहां देखो, ये तो खुद बैटरी है, तो अभी तो आवश्यकता नहीं है, काम चल जाएगा। कनेक्शन चेक करना हो, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जनरल बाय क्वेश्चन है कि आप कैसे कहोगे कि ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है सही है या गलत है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि सर जी देखो, जॉकी को एक बार तो टच करूंगा ए पर, फिर टच करूंगा बी पर। ए और बी पर टच करने से डिफ्लेक्शन दोनों बार अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। भाई दोनों बार अपोजिट है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में जीरो जरूर मिलने वाला है, सही है ना। तो अब हम जॉकी को ए से बी की ओर स्लाइड करेंगे बच्चों। कब तक स्लाइड करेंगे? कब तक स्लाइड करेंगे? जब तक कि आपको बैलेंसिंग लेंथ ना मिल जाए। मतलब वो लेंथ ढूंढूंगा जिस लेंथ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए। मान लो एल लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन कितना आया? जीरो। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा ई, वो हो जाएगा एक्सएल। ई इज इक्वल टू एक्सएल। और चर्चा थोड़ी सी मैंने एक्स पर भी करके देखी थी। एक्स है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, और मैं चाहूंगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरे वायर का कांस्टेंट रहे। इसीलिए हम जॉकी को वायर पर रगड़ते नहीं है। कोई पूछ ले कि आप जॉकी को हल्का सा टच करते हो, तेज नहीं रगड़ सकते क्या? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको रगड़ोगे ना तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो आपका आंसर आ गया V इज इक्वल टू एक्सएल। आप सारी कहानी समझ चुके होंगे। एक्स यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यूनिट पूछ सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की तो वोल्ट बटे मीटर, और एल यहां पर बैलेंसिंग लेंथ है। एक बात, फिर हमने इसका अनुप्रयोग नंबर 1 पढ़ा था
पहला अनुप्रयोग, ये तो इसकी वर्किंग वगैरह हो गई ना, वर्किंग वगैरह टाइप में पूछे तो एक हेडिंग यहां कंप्लीट होती है। दूसरे दिन मैंने आपको इसके एप्लीकेशन पढ़ाए थे और एप्लीकेशनों में मेरा पहला एप्लीकेशन था टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल विद हेल्प ऑफ पोटेंशियल मीटर वी कैन फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। कैसे? ध्यान से बोर्ड पे देखो आप। प्राइमरी सर्किट में तो अब कोई बदलाव होने वाला ही नहीं है भाई, प्राइमरी तो हमने फिक्स कर दिया। ये लो, ये कहानी समझ में आई ना। ए वी, ये ईपी, स्विच के, और ये आरएच। अब आपको क्या एप्लीकेशन करना है साहब? अब हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एक सेल लीजिए। इस सेल का पॉजिटिव ए से और नेगेटिव जैसे आप जोड़ते आए हो, गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहां कनेक्ट कर दो? जॉकी से। ये तो आपको देखो जैसा ऊपर डायग्राम है बिल्कुल वैसा का वैसा है, एक लेस मात्र भी इसमें तो बदलाव नहीं है। बस बदलाव क्या करना है? बदलाव क्या करना है? बदलाव यह करना है कि इस सेल के पैरेलल में एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की अटैच कर देनी है। दिस इज K1 एंड दिस इज K2। ये क्यों अटैच करी? तो बच्चों मैंने कहा कि जब हम सेल के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक इक्वेशन होती है सेल की, V इज इक्वल टू E माइनस IR। सेल की इक्वेशन क्या होती है? V इज इक्वल टू E माइनस IR। आपको चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r, तो पहले इस इक्वेशन से स्मॉल r निकालिए। IR इधर जाएगा, V उधर जाएगा, आपको ऐसा नजर आएगा IR इज इक्वल टू E माइनस V, और स्मॉल r निकालना है तो नीचे I जाएगा और I को B अपॉन R पुट करके स्मॉल r बन जाएगा E माइनस V अपॉन V इनटू में R। ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी भैया। एक तो E की, एक V की और एक R की। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो आप स्विच K1 ऑन कर दो। देखना, दिमाग लगाना। K1 ऑन कर दिया, प्राइमरी सर्किट में एज शोन इन फिगर करंट फ्लो हो जाएगा। K2 को रखना है ऑफ, और चूंकि K2 ऑफ है तो इस कंडीशन में नपेगा कैपिटल E। भैया दो चीजें ना, E और B। ऑफ कंडीशन में E मेजर करते हैं और ऑन कंडीशन में V मेजर करते हैं। तो पहले K1 ऑन करी, K2 को मैंने ऑफ रखा, बैलेंसिंग लेंथ निकाली। अब चूंकि दो वैल्यू मेजर करनी है तो पहली लेंथ को नाम दूंगा L1 और दूसरी को नाम दूंगा L2। तो जब आपने लेंथ मेजर की तो मान लो पहली बार लेंथ आई L1, कितनी आई? L1। तो अब E नपेगा, इसका मतलब E की वैल्यू है साहब XL1। ये समझ में आना चाहिए पहली बात। अच्छा, आपने इसको E ही नाम क्यों दिया? आपने इसको V नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब K2 ऑफ है और ऑफ कंडीशन में सेल का EMF मेजर कर सकते हैं, ना कि टर्मिनल वोल्टेज। फिर हमने RB से कोई रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिया जो हमें पता रहेगा। K2 को भी ऑन किया बच्चों और वापस से बैलेंसिंग लेंथ निकाली। अब की बार मेजर होगा V XL2, और E और B इन दोनों की वैल्यू आप इस समीकरण में जमा दीजिए तो आपको याद होगा मैंने कैसे किया था। स्मॉल r, यही देख लो, जगह की शॉर्टेज है क्योंकि मैं सबको एक साथ दिखाना चाहता हूं, है ना, कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो स्मॉल r कितना आ जाएगा? E की जगह XL1, V की जगह XL2 अपॉन XL2 इंटू कैपिटल R। और ध्यान से देखिए X से X कट गया था, इसीलिए तो इनमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो इनमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना पड़ता है क्योंकि X फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है लास्ट में। तो ये फॉर्मूला किसका आया? इंटरनल रेजिस्टेंस का।
सबसे पहले हमने इसकी वर्किंग देखी, उसके बाद हमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखा। तीसरा बच्चों जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है वो है कि दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करना। ध्यान सुनना, आज पूरी कहानी क्लियर कर दूंगा। दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन करना, तो भैया प्राइमरी सर्किट तो आप बना ही लो। प्राइमरी सर्किट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पॉजिटिव माइनस बैटरी ईपी, स्विच K1 एंड रियोस्टेट RH। इसको नाम दिया मैंने A, इसको नाम दिया मैंने B। और जिन सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है उन सेलों को यहां रखो। इसका ईएमएफ मान लीजिए E1, इसका ईएमएफ मान लीजिए E2, और दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट कर दिया आपने? A पर। और नेगेटिव, अब चूंकि ऑप्शन एक से ज्यादा है और जब भी ऑप्शन एक से ज्यादा महसूस हो हम यूज करेंगे टू वे की। टू वे की एक और 3 से कनेक्ट कर दिया, और टू वे की का टर्मिनल जो 2 होगा वो हमेशा ही गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होकर जॉकी तक जाए। कहानी समझ में आई? अरे अब तो भाई आपने पढ़ लिया है ना, तो अब तो आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना। अब वर्किंग कैसे काम करेगी साहब? स्विच K को ऑन कर दो, यह काम सब में करना है। प्राइमरी सर्किट में एस ऑन इन फिगर करंट फ्लो हो जाएगा। बच्चों टू वे की को 1 और 2 के बीच में इंसर्ट करो। अब चूंकि 2 बार कंडीशन आएंगी तो 2 लेंथ आएंगी L1 L2। पहली लेंथ E1 के लिए, दूसरी लेंथ E2 के लिए। टू वे की को 1 और 2 के बीच में इंसर्ट करूंगा, बैलेंसिंग लेंथ आएगी L1। तो आपने मेजर कर लिया E1। E1 कितना है? XL1। E1 कितना है? XL1। फिर आपने टू वे की को इंसर्ट कर दिया बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 1 और 2 के बीच से रिमूव करके, तो सेल E2 काम में आ रहा है। अब बैलेंसिंग लेंथ अगर L2 है तो अब हमारा E2 आ गया, E2 बराबर XL2। और जब बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो E2 अपॉन E1 आ जाएगा L2 अपॉन L1। E2 अपॉन E1 कितना आ जाएगा? L2 अपॉन L1 आ जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? तो पहले में हमने इसकी वर्किंग वगैरह देखी, दूसरे में हमने इसका एप्लीकेशन देखा। कौन सा एप्लीकेशन देखा हमने इसका? हमने एप्लीकेशन देखा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर मैंने सेलों का कंपैरिजन देखा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया स्टैंडर्डाइजेशन और पोटेंशियल मीटर। स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इजी है। ये बैटरी, ये की, ये रियोस्टेट, प्राइमरी सर्किट तो बनने वाला है। ये लो, प्लस माइनस ईपी, स्विच K एंड रियोस्टेट RH। दिस इज A एंड दिस इज B। बच्चों पहली बात तो आप याद रखना कि जब आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो एक स्टैंडर्ड सेल काम में लेना होगा। और स्टैंडर्ड सेल का मतलब उस सेल से है जिसका ईएमएफ आपको पहले से मालूम हो। पहले से जिस सेल का ईएमएफ हमें पता हो उसे हम स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। तो यहां हमने एक स्टैंडर्ड सेल रख दिया ES, पॉजिटिव नेगेटिव ES, S फॉर स्टैंडर्ड। इसका पॉजिटिव A से और इसका जो नेगेटिव है वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जॉकी से अटैच होगा। बिल्कुल वर्किंग जैसा ही डायग्राम है, वर्किंग जैसा ही डायग्राम है। यहां अननोन सेल था वर्किंग में तो, और स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड सेल यानी कि जिसका ईएमएफ पता है। सारा घटना चक्र वैसे चलेगा। आप स्विच को ऑन करोगे, करंट पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा। फिर आप जॉकी को स्लाइड करोगे A से B की ओर जब तक कि बैलेंसिंग लेंथ ना मिल जाए। सपोज बैलेंसिंग लेंथ L0 है, L0, तो ES इज इक्वल टू आएगा आपका XL0। तो यहां से आप X निकाल सकते हो। पता है L0 क्यों लिया? स्टैंडर्ड कंडीशन की वजह से। अब देखो भाई ES तो आपको पहले से पता है स्टैंडर्ड सेल की वजह से,
और एल नॉट आपने पोटेंशियल मीटर से निकाल लिया, तो क्या आप यहां से एक्स यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेथड टू फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, द मेथड टू फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट नॉन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। क्लियर? फिर मैंने एक बात करी थी सेंसिटिविटी की। आप सेंसिटिव कब मानोगे? जब ये छोटी छोटी वैल्यूओं को भी मेजर कर ले। दो पोटेंशियल मीटर हैं, एक पोटेंशियल बहुत बारीक चीज को मेजर कर सकता है और एक बारीक को मेजर नहीं करता, बड़ी बड़ी वैल्यू मेजर करता है। तो जो जितना बारीक मेजर करेगा वो उतना सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन होगी एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल मीटर टू मेजर स्मॉल ईएमएफ। और सेंसिटिविटी के लिए दो काम बताए थे मैंने। एक काम तो यह था कि भैया प्राइमरी सर्किट की बैटरी कम कर दो, पर बच्चों याद रखिएगा सेकेंडरी सर्किट की बैटरी हमेशा प्राइमरी से कम होगी, अदरवाइज आपको बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा तो जब आप प्राइमरी सर्किट में स्मॉल बैटरी यूज करोगे तो सेकेंडरी में तो और स्मॉल यूज करनी होगी, फिर तो आप केवल स्मॉल ही मेजर कर सकते हो, बड़ी मेजर ही नहीं कर सकते। इसलिए ठीक तरीका नहीं है। तो दूसरा तरीका है कि वायर की लेंथ बढ़ाओ साहब, एक्स कम करने के लिए। और वायर की लेंथ भी एक लंबाई में, फिक्स लंबाई में बढ़ा सकता हूं, क्योंकि पता है कि वायर डायरेक्ट सीधा तो नहीं, बिल्कुल सीधा होता तो आप खूब बढ़ा सकते थे। हर टर्न पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है, हर टर्न पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है, उस एक्स्ट्रा की वजह से रीडिंग गलत आएगी। इसलिए एक फिक्स लंबाई 10 मीटर मान ली गई। कोई क्वेश्चन ये करे कि क्या पोटेंशियल मीटर के वायर की लेंथ कम कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं, पर ऐसा करने से सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें 3 एप्लीकेशन और बचते हैं, रेजिस्टेंस निकालना और अमीटर और वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फाइंड आउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकालूं, तो ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी सर्किट तो बनता ही है, बैटरी, स्विच, रियोस्टेट, और ये वायर आपका जिसका आप नाम क्या देते हो, ए बी, बैटरी का नाम ईपी पॉजिटिव नेगेटिव, स्विच के, रियोस्टेट आरएच। बच्चों आपको मेजर करना है रेजिस्टेंस। याद कीजिए, जब रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आपको सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। अब कुछ याद आया यहां देख करके आपको कि सर रेजिस्टेंस है तो करंट के लिए बैटरी भी होगी, की भी होगी। अब तक जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने रेजिस्टेंस कहीं जोड़ा ही नहीं था, और साथ में एक रियोस्टेट भी होगा। RH2 ये RH1, ये K1, ये K2, ये बैटरी ई डैश। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? ये एक नॉन रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा, याद रखना है यहां पर आपको, नॉन रेजिस्टेंस है, और साथ में जोड़ दिया हमने अननोन रेजिस्टेंस। मैंने क्या मेथड सिखाया था आपको बच्चों कि जिस रेजिस्टेंस को मेजर करना है उसे एक नॉन रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़िए। इसको आपने कनेक्ट किया था 2 वे की के टर्मिनल नंबर 1 से, इसे आपने कनेक्ट किया था टर्मिनल नंबर 3 से, और जो टर्मिनल नंबर 2 है वो गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से कनेक्ट हो जाया करता है। ये वाला डायग्राम बनाया था मैंने, आपको याद भी आ रहा होगा कुछ, है ना। थोड़ा सा याद कर लेना, हल्का सा, कुछ लॉजिक, कुछ थोड़ा बहुत याद। सबसे पहले हम K1 और K2 को ऑन करेंगे, और K1 K2 K1 ऑन करेंगे तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा, और K2 ऑन करूंगा तो सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर? अब 2 वे की को कनेक्ट कर दूंगा मैं 1 और 2 के बीच में, बैलेंसिंग लेंथ निकालूंगा। सपोज बैलेंसिंग लेंथ आती है L1, 2 बार है तो L1 L2। ध्यान से दिमाग लगाएं, इसने तो वोल्टेज नाप दिया साहब V1 बराबर XL1, पर बच्चों सर्किट में
केवल कैपिटल आर आया, बैटरी के पॉजिटिव को आना है मुझे, तो ओम्स लॉ से इसको मैं आई आर लिख सकता हूं, XL1। अब 1 और 2 से रिमूव करके 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर दें, फिर बैलेंसिंग लेंथ निकालू। अब की बार मान लो L2I, तो अब की बार देखो दोनों रेजिस्टेंस काम में आ रहे हैं, तो ये B2 हो गया XL2 और B2IR कुल रेजिस्टेंस अब कैपिटल R प्लस स्मॉल r है। इक्वेशन नंबर सेकंड को 1 से डिवाइड कर लो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। I कैपिटल R प्लस R इज इक्वल टू IR, x से x कट जाएगा तो L2 अपॉन L1। I ने I को मार दिया, डिवाइड करके स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी वो कुछ L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R ऐसा आ जाएगा। देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आगे कहानी समझ में आई, मेन डायग्राम समझना है, ठीक है। और दो हेडिंग, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर और कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। भाई इनमें भी प्राइमरी सर्किट तो ये बनने वाला है, प्राइमरी सर्किट में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर की, याद करो, तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ना होगा। अब रेजिस्टेंस बॉक्स है तो बैटरी भी होगी, की भी होगी और यहां रियोस्टेट भी होगा। इसमें करना होगा स्टैंडर्डाइजेशन। याद आ गया क्या? स्टैंडर्डाइजेशन से एक्स निकाल लेंगे, फिर इसको यहां यूज कर लेंगे। और इस तरीके से आप अमीटर का भी कर सकते हो, ठीक है ना, कैलिब्रेशन। बाकी अपन कल देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे कल अपन इस चैप्टर के, पढ़ के आना भाई।